वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थेरीज ऑफ पर्सनालिटी में रोलोमे के बारे में। ठीक है, तो रोलोमे ने जो थेरीज दी है किसको लेकर के, पर्सनालिटी को लेकर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी डिस्कस अबाउट रोलोमेस थेरी, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। ठीक है, जैसे अदर स्कूल ऑफ थॉट्स है साइकोलॉजी में, जैसे बिहेवियरिज्म है, गेस्टॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, उसी तरह से एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। ठीक है, जिसके फाउंडर माना जाता है रोलोमे को। ठीक है, तो रोलोमे बेसिकली क्या बताते हैं, एग्जिस्टेंस बताते हैं। किसकी एग्जिस्टेंस बताते हैं? बेसिकली ये कि दुनिया में ह्यूमन बींग्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि आखिर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका आने का क्या एम है, वो क्यों दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ऑल अबाउट व्हाई वी एग्जिस्ट, हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो इस पर ही उनकी पूरी की पूरी थ्योरी है। हालांकि रोलोमे ने पहले साइको एनालिटिक भी ट्राई किया था, उन्होंने साइको एनालिसिस को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे जा करके एग्जिस्टेंशियलिज्म में पहुंचे थे। ठीक है, बेसिकली रोलोमे जो थे वो कहाँ के थे, वो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे। आगे बात करेंगे हम, पहले बात करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म की, उसके बाद में जब ये बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन योर एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी के। डन, बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या याद रखना है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म होता क्या है। ठीक है, रोलोमे एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। रोलोमे ने जो अपने एग्जिस्टेंशियल की साइकोलॉजी का जो मेन क्रक्स लिया था, मेन मोटिव लिया था, उसके पीछे था ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये कहती है कि मनुष्य जो है या ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए या अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए क्या करता है, दुनिया में वर्क करता है, काम करता है, ताकि वो ये फुलफिल महसूस कर सके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके अंदर आ सके। ठीक है, तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसका बेस कौन बना था? ह्यूमनिस्टिक जो है स्कूल ऑफ थॉट बना था। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे बोल रहा है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी emphasized that all humans are unique individuals. Humanistic psychologists focused on the importance of the free will and the unique feelings and thought of the individual. देखो, तीन बातों पे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डिपेंड करती है, याद रखेगा। एक तो किसकी बात करती है? फ्री विल की। ठीक है, कि हर एक ह्यूमन बीइंग को फ्री विल चाहिए कि वो जो चाहे वो इच्छा कर सके, जिस तरह से चाहे वो रह सके। ठीक है, उसके बाद में जो बात करेंगे वो है यूनिक फीलिंग्स। ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग्स की अपनी यूनिक फीलिंग्स होती है जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, एंड थॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, और हर एक के अपने अपने विचार होते हैं। तो फ्री विल, उसके बाद में क्या था नंबर 2 पे देख के बताइए। फ्री विल, नंबर 1 फ्री विल, दूसरा यूनिक फीलिंग्स, और तीसरा क्या हो गया आपका ये। ठीक है, थॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि तीनों के अपने विचार। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। गेटिंग द पॉइंट, लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस करेंगे हम आगे कि द एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी डेवलप्ड बाय मे टुक सम ऑफ द आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म सच एज द बिलीव दैट ह्यूमन being were unique individuals and combined them with philosophical ideas of existence may considers how, एक मिनट रुके, may considers that behavior are affected by a temporary term। ठीक है, तो ये हिंदी में भी है, यहाँ पे आप उसको देखेंगे। क्लियर? बेसिकली आइडिया क्या कहता है कि द एग्जिस्टेंस साइको डेवलप्ड बाय मे टुक सम द आइडियाज ह्यूमनिज्म सच एज द बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग वर यूनिक इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए आइडिया जो है कि
हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग होता है, अलग तरीके से सोचता है, उसकी फीलिंग्स अलग होती है। तो ये वाला आइडिया जो है रोलोमे ने किससे लिया, ह्यूमनिस्टिक से लिया। इसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट एड ऑन किया, वो ये एड ऑन किया कि यहाँ पे जब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट कि ह्यूमन अपना कितना पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फ्री विल क्या है, ठीक है, अलग से फीलिंग्स क्या है उनकी, और वो किस तरह की थॉट प्रोसेस रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ पे जोर दिया कि ह्यूमन बींग्स का सबसे मेजर कंसर्न होता है कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ठीक है, आखिर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करने के बाद में क्या मकसद है दुनिया में रहने का, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, तो उन्होंने रोलोमे ने इसको 4 स्टेजेस में बांटा है। याद रखिएगा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया उसमें नंबर 1 आता है इनोसेंस, नंबर 2 आता है रिबेलियन, नंबर 3 आता है ऑर्डिनरी, और नंबर 4 आता है क्रिएटिव। बेसिकली इसमें उन्होंने एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन के बिहाफ पे ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस को 4 पार्ट में बांटा, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बात की इनोसेंस। तो जो इनोसेंट स्टेट में होते हैं, इनोसेंस वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली बच्चों के लिए। अगर आप लोगों को पता हो तो हम इनोसेंस वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि मासूम होते हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इनोसेंट वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, इस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो इनोसेंस लोगों में होते हैं। कैसे, देखें, द प्री ईगोइक प्री सेल्फ कॉन्शियस स्टेज। प्री ईगोइक मतलब जब आपका ईगो डेवलप नहीं हुआ होता उससे पहले की स्टेज, ठीक है। उसके बाद में प्री सेल्फ कॉन्शियस मतलब यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस वाली, मतलब आप खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, अपने लिए कंसर्न हो, वो वाली स्टेज नहीं, उससे जस्ट पहले की स्टेज जब आपको मैं नहीं पता होता है, ठीक है। स्टेज ऑफ द इन्फेंट, किसकी, इन्फेंट की, बच्चे की, जब उसमें ईगो डेवलप नहीं हुआ, उसकी सेल्फ कॉन्शियस डेवलप नहीं हुई, उससे पहले की स्टेज जो होती है वो इनोसेंस होती है, ठीक है। द इनोसेंट इज प्री मोरल, दैट इज नीदर बैड और नॉर गुड। जो ये वाले लोग होते हैं प्री मोरल होते हैं, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो प्री मोरल होते हैं, मतलब वो तो ना तो बहुत अच्छे होते हैं ना ही बहुत बुरे होते हैं, ना तो अच्छे में आते हैं ना तो गुड होते हैं ना ही बैड होते हैं। तो बेसिकली ये इनोसेंस की स्टेज होती है। एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ। इनोसेंस वो स्टेज होती है इन्फेंट्स की जब बच्चे के अंदर सेल्फ और ईगो क्या हुआ होता है, डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये 2 चीज़ें डेवलप नहीं हुई होती है बच्चे के अंदर तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इनोसेंस। डन, ओके, लेट्स गो अहेड। बात करते हैं रिबेलियन की। बेसिकली रिबेलियस पर्सन वांट्स फ्रीडम। रिबेलियस, वो जो लोग रिबेलियस होते हैं ना, बेसिकली विद्रोही लोग होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे टीनेजर में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि वो हर बात पे क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, क्या करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, हर चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं, ठीक है, और है ना बात बात पे रिबेलियस हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। मतलब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको घूमना है, उनको फिरना है, उनको गाड़ी फास्ट चलानी है, उनको सारे काम करने हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो बेसिकली क्या होता है, रिबेलियन वो वाली क्वालिटीज़ होती है जब इंसान या ह्यूमन बींग या बच्चा जो है वो हर एक चीज़ का विरोध करे, विद्रोह करते, और उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि उसके जो भी वो काम कर रहा है, उसका जो भी मैटर है उसमें कोई भी ना बोले, जो उसकी मर्जी है उसको करने दिया जाए, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। हालांकि वो फ्रीडम चाहते हैं लेकिन फ्रीडम का रियल मीनिंग नहीं जानते। उसको ये नहीं पता होता है कि भाई तू इतनी फ्रीडम लेगा तो उसके साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, ठीक है। अगर बहुत तेज गाड़ी चलाओगे तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की को प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो उनको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ नहीं पड़ी है, उनको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि हमको फ्रीडम चाहिए, हमको कोई भी कुछ नहीं चाहिए, कोई भी कुछ कहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली सिचुएशन जो होती है ये आपकी क्या होती है, रिबेलियन की। एक बार और देखते हैं इसको। द रिबेलियस पर्सन वॉन्ट्स फ्रीडम बट हैज़ ए
हैज येट नो फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट गोज विथ इट। ठीक है, क्लियर, मतलब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए बट उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसको वो नहीं चाहिए। देन चलिए लेट्स गो अहेड, बात करते हैं आगे की। ऑर्डिनरी की बात करेंगे हम। द नॉर्मल अडल्ट ईगो कन्वेंशनल एंड अ लिटिल बोरिंग परहैप्स, दे हैव लर्नड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट फाइंड इट too demanding and so seek refuse to in conformity and traditional values। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ होती है उसमें जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं या ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनमें क्या टेंडेंसी होती है बेसिकली, ठीक है, कि वो लोग है ना नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते। लेट सपोज कि उनको पता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी हैं, लेकिन उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बोरिंग लगती है, या तो उनको बहुत बोरिंग लगेगी या उनको बहुत डिफिकल्ट लगेगी। ठीक है, हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा होता है, लाइक हमको कोई चीज़ है ना इस एज में जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो अडल्ट में क्या होता है कि हमको एक चीज़ की सेंस होती है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको पूरा भी करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखते हैं, क्या मुसीबत है, क्यों आ रही है, क्यों करना है, ठीक है, या फिर उनको बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत मुसीबत वाला काम लगता है। गेटिंग द पॉइंट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप में से कितने लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ लगती है, या कितने लोगों को उस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोरिंग लगती है, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते। तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन चलिए लेट्स गो अहेड, बात करते हैं आगे की साइड में। क्रिएटिव लोगों के बारे में बात करेंगे बेसिकली कि क्रिएटिव लोग कौन होते हैं। ठीक है, अब जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, द ऑथेंटिक अडल्ट्स। ये कौन से अडल्ट्स होते हैं, एक मिनट रुकिए, द ऑथेंटिक अडल्ट्स, ठीक है, द एग्जिस्टेंशियल स्टेज बियॉन्ड ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो स्टेज है, वो एग्जिस्टेंस की स्टेज है जहाँ पे लोग बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्ट करते हैं। कैसे, सुनिएगा, ठीक है, ईगो भी नहीं होता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होता है। दिस इज द पर्सन हु एक्सेप्टिंग डेस्टिनी फेसेस एंजाइटी विथ करेज। ठीक है, बेसिकली ये वो अडल्ट्स होते हैं जो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी या कुछ भी अगर उनके साथ गलत हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ठीक है, तो उसका मुकाबला जो है वो करेज से करते हैं। ठीक है, और अगर एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होकर उसको फेस करते, करेज से फेस करते, और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसका डट करके सामना करते। ठीक है, इसके अलावा वो ये भी समझते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत बार क्या करते हैं, अपनी डेस्टिनी को भी एक्सेप्ट करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं लास्ट में आकर के कि जो डेस्टिनी भी कोई चीज़ है, इस पूरी दुनिया में सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो हमारे हाथ में नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी डेस्टिनी को भी एक्सेप्ट करते हैं, आने वाली जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनका भी करेज से मुकाबला करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके इनमें होती है। गेटिंग द पॉइंट। चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ जब हम देखेंगे तो वो होगा आपका, ये देखें, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से समझा देती हूँ कि क्या है। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली सबसे पहले हमने बात की इनोसेंस की। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है। सबसे पहले इनोसेंस की, नंबर 2 रिबिलियन की, नंबर 3 ऑर्डिनरी और क्रिएटिव।
इनोसेंस कौन, जो बिल्कुल मासूम होते हैं, जैसे इन्फेंट होते हैं, जो ना तो अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। नंबर 2 पे बात की रिबेलियन की, ये रिबेलियस होते हैं, विद्रोह करते हैं, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। नंबर 3 पे हम लोगों ने किसकी बात की है, नंबर 3 पे ऑर्डिनरी की बात करी, लाइक ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए जब मेहनत लगती है तो उसको बोरिंग लगती है, डिफिकल्ट लगती है, तो थोड़ा इम्पेशंस भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और लास्ट वाली जो चीज़ है आपकी, उसके बारे में बात करेंगे हम, क्रिएटिविटी या क्रिएटिव लोग वो होते हैं जो डेस्टिनी को एक्सेप्ट करते हैं, जो हर एक डिफ़िकल्टी का या प्रॉब्लम का जो है मुकाबला वो डट करके करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। बेसिकली अब बात करते हैं एंजाइटी के बारे में। रोलो ने एंजाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ लव की बात करेंगे जो कि रोलो ने दी है। तो एंजाइटी बेसिकली क्या होता है, हिज डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी, द एप्रीहेंशन क्यूड ऑफ बाय अ थ्रेट टू सम वैल्यू विच द इंडिविजुअल होल्ड्स एसेंशियल टू हिज एग्जिस्टेंस एज अ सेल्फ। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होगा, चिंता की उनकी परिभाषा है कुछ मूल्यों के लिए खतरे उत्पन्न होने की आशंका जिसकी वजह से स्वयं के रूप में अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक मानता है। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बताया है कि एंजाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस चीज़ को लेकर के खतरा महसूस करते हैं जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक अच्छी जॉब है और किसी वजह से आपकी बॉस से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो अब आपको ये एंजाइटी हो रही है कि अब फ्यूचर में मैं किस तरह से सर्वाइव करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो एंजाइटी होती है ना जब क्या होता है आपके पास में, ध्यान से सुनेगा, इस टाइप की एंजाइटी जो होती है जब क्या होता है आपके पास में, सुनेगा ध्यान से, जब आपको फ्यूचर की टेंशन होती है आपके एग्जिस्टेंस को लेकर के, लाइक अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, ठीक है, आपके पास रहने के लिए एक सेफ घर नहीं है, तो जो फ्यूचर को लेकर के आपकी एंजाइटी होती है ना कि आपके अस्तित्व पे, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस पे कहीं ना कहीं थ्रेट आ रहा है, तो उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया एंजाइटी का, ठीक है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टू एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस में भी अगर आपकी एग्जिस्टेंस को फ्यूचर में आप खतरे में बढ़ते हुए या डेंजर में महसूस कर रहे होते तो एंजाइटी होती है अकॉर्डिंग टू रोलो में। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। बिहेवियरली इंक्लूड फियर ऑफ डेथ और नथिंगनेस, ठीक है, ये वाला मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर कौन सी भी शामिल होती है, फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है, आपको मौत का डर सता रहा है, लाइक आप बीमार हो गए हो, ठीक है, तो बीमार हो जाते हैं तो बहुत बार उल्टे सीधे नेगेटिव ख्याल आते हैं कि अब क्या होगा, डेथ तो नहीं हो जाएगी, पर मतलब कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा गहरी तो नहीं हो जाएगी, तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा, या मेरा जो हेल्थ है वो कभी भी ठीक ही नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप की जो एंजाइटी हो रही है वो भी, मतलब जो इस टाइप की बातें आपके माइंड में आ रही है जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हो रहे हो, तो वो भी कौन सी, उसको भी क्या नाम दिया उन्होंने, एंजाइटी। इसके अलावा नथिंगनेस, जैसे मैंने आपको जॉब का एग्जांपल दिया ना कि जिसमें आपके पास में जॉब नहीं होगी तो आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, तो फियर ऑफ नथिंगनेस एंड फियर ऑफ डेथ, यह दोनों किसको जनरेट करते हैं, एंजाइटी को, अकॉर्डिंग टू रोलो में। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। गिल्ट की बात करेंगे, ठीक है, कि गिल्ट कब होता है, ठीक है, उसके बाद टॉप टाइप्स ऑफ लव की बात करेंगे। बेसिकली गिल्ट क्या होता है, अपराध बोलते हैं हम इसको, ठीक है, क्लियर, अपराध बोलते हैं, डन। चलिए, क्या क्या होता है, वी एक्सपीरियंस गिल्ट व्हेन वी डोंट वर्क टू आवर एबिलिटीज। बेसिकली हम गिल्ट कब महसूस करते हैं, जब हम लोग को के ऊपर क्या होता है, जब हम कोई काम करना चाहते हैं और हम उस काम को नहीं कर पाते, ठीक है, तो हमें गिल्ट होता है, ठीक है। ऐसा किसने बताया, रोलो में। ले सपोज कि आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, ले सपोज आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते थे लेकिन
आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आई आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ सराउंडिंग्स ऐसे हुए कि आप नहीं कर पाए। तो जब आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या होता है, अंदर से गिल्ट होता है, अंदर से कैसा लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया, तो अंदर ही अंदर आप क्या होता है, गिल्ट फील करते हैं, ठीक है। ये रोलो मैंने बताया कि जब आप कुछ चाहते हो, व्हेन डोंट वर्क टू आवर एबिलिटीज, ठीक है, जो चाहते हो उसको नहीं, जो चाहते हो का मतलब क्या है कि आपको पता था कि आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी थी, लेकिन आप उस एबिलिटी पे काम नहीं कर पाए, तो क्या होता है, गिल्ट होता है। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही है? तो बेसिकली यही होता है कि जब आप अपनी एबिलिटीज पे फुल पोटेंशियल के साथ वर्क नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, गिल्ट होता है। देन थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। वी टेंड टू इग्नोर आवर डिपेंडेंस ऑन नेचर, ठीक है, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हिंदी में भी देख लीजिए आप, जब हम अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हमें अपराध बोध का अनुभव होता है। गिल्ट मतलब अपराध बोध। हम प्रकृति पर अपनी निर्भरता को नजरअंदाज करते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग सब कुछ खुद करना चाहते हैं। लाइक कहना, जैसे आपने बिजनेस का सोचा था, आप नहीं कर पाए, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि दुनिया में हर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। लाइक आपके घर की सिचुएशंस वैसी नहीं रही होगी, किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, किसी की डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की इसमें हो जाती है, ठीक है। तो कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती है जो ये सब चीज़ें कंट्रोल करती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं नेचर के जो फैक्ट है उनको। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। तो फिर हम क्या होते रहते हैं, गिल्ट फील करते रहते हैं कि नहीं हम अपनी एबिलिटीज़ पे काम नहीं कर पाए। क्लियर, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। आगे का जो है वो देखिएगा, गिल्ट इज नेसेसरी फॉर मेंटल हेल्थ। गिल्ट जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए नेसेसरी है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो मेंटल हेल्थ के लिए नेसेसरी क्यों है भाई, आपने कुछ काम करना चाहा, ठीक है, आप नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, बुरा लगेगा। तो जब अगर आप गिल्टी महसूस करते हो ना, तो आपके इमोशन एक तरह से क्या हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो गिल्ट क्या है, वो हमारी मेंटल प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी, ताकि हम नेक्स्ट काम के लिए हमारा माइंड रेडी हो सके। गेटिंग द पॉइंट। तो गिल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी की वजह से फिर आप कोई दूसरे का, कभी कभी आपको लगता है ना कि अगर आप एक काम करने में कैपेबल थे, लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर पाए तो आपके अंदर गिल्ट आया। अब जब गिल्ट आया तो आपके हाथ में अगर कोई और काम आएगा ना, तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से करोगे, पूरी इंटेंसिटी के साथ करो। लेट्स सपोज आप बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाए, आपके अंदर गिल्ट आया, अब वो गिल्ट क्या करवाएगा आपसे, कोई और फील्ड में बहुत अच्छे से काम करवाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ होती है, ठीक है। तो गिल्ट बहुत ज़रूरी होता है मेंटल प्रोसेसेस के लिए, ताकि हम आगे ग्रो कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लव की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लव क्या होते हैं, रोलो मैंने कहा क्या, 4 टाइप्स ऑफ लव के बारे में। किसके बारे में कहा, 4 टाइप्स ऑफ लव के बारे में। फोर टाइप्स ऑफ लव इन वेस्टर्न ट्रेडिशन, ठीक है, सेक्स, इरोस, फिलिया एंड अगेप। ये दिया था 1969 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से दिए उन्होंने, सेक्स एंड इरोस आर क्लोजली रिलेटेड बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। क्या होता है, कितने टाइप के लव है, 4 टाइप के। कौन कौन से, सेक्स, इरोस, फिलिया और अगेप। अब जो सेक्स और इरोस वर्ड है, ठीक है, सेक्स वाला, सेक्स और टाइप्स ऑफ लव में सेक्स जो इरोस है वो क्लोजली कनेक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा एक जैसे होते हैं, लेकिन किस टर्म में अलग है देखते हैं। ये इस टर्म में अलग है कि बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। सेक्स इज व्हाट आल्सो कॉल्स लस्ट और लिबिडो। जो सेक्स है उसको लस्ट और लिबिडो कहते हैं, वेयर एज इरोस इज द ड्राइव ऑफ लव टू प्रोक्रिएट और क्रिएट, ठीक है। मतलब एक और थोड़ा सा और इरोस को देखेंगे। इरोस इज द साइकोलॉजिकल डिजायर टू प्रोक्रिएट विथ अ लविंग कंपेनियन। इसको अगर आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ पे भी इरोस एक प्यारी साथी के साथ संतान उत्पन्न करने की मनोवैज्ञानिक क्या है, इच्छा है। देखिए अगर हम इसको सीधे शब्दों में समझे तो वो ये होता है कि जो सेक्स है बेसिकली वो आपका जैसे इंटरकोर्स वाली प्रोसेस जो होती है, ठीक है, जिसमें एक्साइटेशन होता है, अराउजल होता है, प्लेट्यू होता है,
वो वाली कंडीशन जो होती है जब दो लोग इंटीमेट होते हैं ऑर्गेज्म के थ्रू, ठीक है, तो वो वाला लव हो गया आपका सेक्स। डन। उसके अलावा इरोस जो होता है ना, इरोस एक साइकोलॉजिकल लेवल पे लव होता है जब आप अपने कंपेनियन के साथ, अपने पार्टनर के साथ में अपनी लाइफ को, अपनी जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आप एक नए क्रिएशन करें, ठीक है, दोनों मिल करके, लाइक आपके बच्चे हों और उनके बच्चे और इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो इच्छा होती है वो इरोस होती है। इरोस का एक टर्म और ये भी कह सकते हैं कि इरोस जो है बेसिकली वो एक रोमांटिक लव कनेक्शन है, ठीक है। मतलब आप साथ में रहना चाहते हो, घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, यहाँ पे इंटीमेसी वाली कोई बात नहीं होती, बस आप एक दूसरे को वार्मथ देना चाहते हो, फील करना चाहते हो एक दूसरे के साथ को, तो वो होता है मतलब एक रोमांटिक कनेक्शन को फील करना, ठीक है, वो वाला होता है आपका इरोस। वेरेज जो आपका क्या था, सेक्स वाला था, उसमें इंटीमेट होना, ऑर्गेज्म होना, इंटरकोर्स होना जरूरी होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको दोनों के डिफरेंस समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला है आपका फिलिया इज अ फीलिंग ऑफ नॉन सेक्सुअल फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। ये देखिए, फिलिया इज अ फीलिंग ऑफ नॉन सेक्सुअल, याद रखिएगा, फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स। फिलिया क्या हुई, फिलिया जो है वो नॉन सेक्सुअल क्या है, फीलिंग्स है एक दूसरे के साथ में रहने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा किस में होता है, ये वाला किस में होता है, ये वाला लव जैसे सिबलिंग्स के बीच में जो लव हुआ, ठीक है, वो वाला आपका किस में हो गया, इसमें आया, ठीक है, किसके अंदर, फिलिया के अंदर। दोस्तों के बीच जो प्यार होता है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा फादर का बच्चों के साथ, बच्चों का फादर के साथ, मदर के साथ में, ये सारा जो प्यार है वो सब फिलिया की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जहाँ पे हम एक साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, एक दूसरे की केयर करना चाहते हैं विदाउट एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप। डन। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगेप की। अगेप इज सेल्फलेस form of love and care for another person. True love has components of all form of love, ठीक है। बेसिकली जो अगेप है वो प्योरेस्ट लव होता है, जहाँ पे आपको अपने बारे में नहीं सोचना होता है, जहाँ आप अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इट्स ऑल अबाउट अदर पर्सन, उसकी केयर, उसकी फिक्र, जो कुछ करना है उसके लिए करना है, ठीक है। और आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे एक मदर है ना, मदर का जो अपने बच्चों के लिए लव होता है, ठीक है, वो एक कुल मिलाकर के जो अनकंडीशनल लव होता है वो आता है लास्ट अगेप में। जैसे एक मदर का अपने बच्चों को लेकर के जो लव होता है वो सेल्फलेस होता है। मदर को अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन स्टिल वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैं तो फिलिया में भी है, क्योंकि ये नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है इसलिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मदर वाला लव किस में आएगा, आपका अगेप में, गेटिंग में। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि जो लोग जैसे सबका सोचते हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं बिना अपने बारे में सोचे, तो वो सारे लोगों में कौन सा लव पाया जाता है, उन सब लोगों में अगेप वाला लव होगा, ठीक है। तो हमने कितने टाइप्स ऑफ लव पढ़े, आपको एक बार बता देती हूँ। हमने 4 प्रकार के लव बोले, सेक्स, इरोस, फिलिया, अगेप। सेक्स क्या, जो इंटीमेसी वाला कनेक्शन होता है 2 पार्टनर्स के बीच में। नंबर 2 पे हमने बात की कौन सा, इरोस, रोमांटिक लव कनेक्शन, फीलिंग्स ऑफ रोमांस, ठीक है, क्लियर। बच्चों को मतलब एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, बच्चों की परवरिश करना, बच्चे पैदा करने की इस बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें आती है आपकी। इस टाइप का लव जो होता है वो इरोस में आता है, रोमांटिक लव प्लस पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला लव, ठीक है, उसके बारे में सोचना। इसके बाद में अगला तीसरा जो होता है वो होता है आपका अगेप और फिलिया और अगेप। फिलिया में मैंने क्या बताया कि वो लव जब लोगों को एक दूसरे के साथ में रहना होता है, अच्छे से जीना होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो नॉन सेक्सुअल रिलेशन होता है, ठीक है। और जैसे भाई बहन के बीच में जो प्यार होता है, ठीक है, फादर का अपने बच्चों से, मदर का अपने बच्चों से, वो सारा। और अगेप बिल्कुल सेल्फलेस लव होता है, जहाँ पे सिर्फ सामने वाले की केयर शामिल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगेप। होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी और यहाँ पे रोलोमे का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा, जब हम एग्जिस्टेंशियल की बात करते हैं तो एक आइगन करके एक पूरी वो है,
टर्म है जिसमें उमवेल्ट, अनवेल्ट ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो मैं ये वाले टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए स्वामी विवेकानंद चैनल पे और समझते रहिए। आपकी नेट जेआरएफ को लेकर के कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेशक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प की जा सके, ठीक है। तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि उसका सॉल्यूशन हो सके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।